अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर नादान परिंदो। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो अवतार, स्नेहलता, हितांशी, एवरीबडी। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दो। मानसी, सृष्टि, कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूं बेटा, थैंक यू सो मच। महक, लक्ष्मी प्रिया, तान्या, राशि, पार्था, प्रतिमा, स्वास्तिक, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? हम आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था, जिसमें हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928, एवरी मैक्लॉयडी एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन 1933 से 44, एंड देन हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट 1952। पूरी दुनिया ने एक सुर में माना था unequivocal proof that DNA is the genetic material। कितने स्टूडेंट्स ने यहां तक अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, एनसीईआरटी भी रीड कर ली एंड ऑल सेट, क्रिस्टल क्लियर हो गया है? मुझे अपना प्यारा सा दिल दे दो जल्दी से। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। अरे दिल लेने वाले दिल दे के देखो जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेंट्रल डॉगमा भी हमने पढ़ा था, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर जाके प्रोटीन बनेगा, डायरेक्ट डीएनए से नहीं बन सकता है। मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूं कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में, क्लास 1 में, लेक्चर 1 में, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज, टोबैको मोजाइक वायरस, एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस एक्सेट्रा। आइए अब हम लिखते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्लीज हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और फिर हम आशीर्वाद जरूर ले लेंगे, क्योंकि आशीर्वाद के बिना, ब्लेसिंग्स, दुआओं के बिना कभी भी जीवन पूरा नहीं होगा, हमारी क्लास भी पूरी नहीं होगी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आ जाओ मेरे सारे नादान परिंदो, खुशी खुशी पढ़ना है, जरा चेहरे पे स्माइल ले आओ। क्या ब्यूटीफुल स्माइल है आपकी, आंखों में चमक ले आइए, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आंखों की चमक ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कमरे में डबल लाइट हो गई है। उस स्टेथोस्कोप को याद करो और आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, किसी ने मजबूरी में नहीं बिठा रखा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। क्या बात है, कितनी प्यारी स्माइल है, वाह। अब अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बनना है, जो हम जानते हैं मेन डीएनए है और कुछ वायरसेस में आरएनए है, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो हम बात कर रहे हैं। तो लिखिए प्लीज, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना है तो उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। नंबर 1, पहला, स्टूडेंट्स देखो, अगर वो जेनेटिक मटेरियल है मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, और अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा तो इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब उसे अपनी कॉपी बनाना आना चाहिए। भाई अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी, सपोज करो एक सेल है, अगर डीएनए डबल नहीं हुआ एस फेज में, तो फिर वो डॉटर सेल्स में कैसे पहुंचेगा? तो डीएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है और बेटा आरएनए भी बना सकता है, पर प्रोटीन नहीं बना सकता। इस क्राइटेरिया में प्रोटीन फेल है। डीएनए भी कॉपी बना सकता है, आरएनए भी कॉपी बना सकता है। सो दैट मॉलिक्यूल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। सो should be able to generate replica।
रेप्लिका, यानी इनके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेप्लिकेशन। इस हिसाब से डीएनए आरएनए दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं, बट प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करता है। आइए लिख लेते हैं, डीएनए एंड आरएनए बोथ रेप्लिकेट। प्रोटीन रेस के बाहर हो गया, प्रोटीन डू नॉट रेप्लिकेट। प्रोटीन अपनी कार्बन कॉपी नहीं बना सकता। लिख लीजिए प्लीज, रेप्लिकेट मतलब बेटा डुप्लीकेट। बिल्कुल, रेप्लिकेट बोलो या डुप्लीकेट बोलो एक ही बात है, अपनी कार्बन कॉपी बनाना। चलिए नाउ सेकंड, देखो अगर वो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगी, मतलब वो स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैमीट जब फ्यूज कर रहे हैं तो पता पड़ा डीएनए टूट ही गया, जेनेटिक मटेरियल टूट गया, नहीं, डिग्रेड हो गया, नहीं, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल, सो शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, यहां पर बाजी कौन मारेगा, डीएनए या आरएनए? बताओ, डीएनए और आरएनए में से कौन बाजी मारेगा, कौन बनेगा बाजीगर? बताइए कौन बनेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, आपके हिसाब से कौन बनेगा, डीएनए या आरएनए? डीएनए, हमने पढ़ा है दैट डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, यानी यहां चांसेस है कि नेचर किसे सिलेक्ट करे, डीएनए को सिलेक्ट करेगा रादर देन आरएनए, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल। अब एक काम करो बेटा, 5-7 लाइंस छोड़ दीजिए, 5-7 लाइनें छोड़ दो, और अब हम लिखते हैं वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। 5-7 लाइंस छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, एंड हम लिखते हैं वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। आप ऑलरेडी जानते हो ये सब कुछ, मैं ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। चलो चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे क्या लगता है। डीएनए इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। भाई जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो नेचुरली रिएक्टिव कम होगी, तभी तो स्टेबल है बेटा। एक इंसान है जो जल्दी से थोड़ा भी कुछ बोलो रिएक्ट कर देता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है झेलने का, लेकिन जो डीएनए है वो स्टेबल ज्यादा है और रिएक्टिव कम है एज कंपेयर टू आरएनए। बाय पहला देखो, दोनों के अंदर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो डीएनए में थाइमीन प्रेजेंस है, और थाइमीन के यूरेसिल जैसा ही होता है ये, बट 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है, और ये मिथाइल ग्रुप जो है वो थाइमीन को मोर स्टेबल बनाता है, मोर स्टेबल। 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमीन के कारण। चलो सेकेंड रीजन हम जानते हैं कि शुगर जो होती है डीएनए में सेकेंड कार्बन पर H है, एक ऑक्सीजन डिलीट हो गया है, और आरएनए में OH है। बेटा OH एक रिएक्टिव ग्रुप है, अल्कोहल, वो हो सकता है किसी के साथ कोई बॉन्डिंग कर ले तो वो मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। तो प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। लिखिए प्लीज, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि आरएनए के अंदर हर न्यूक्लियोटाइड में, भाई आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है बेटा, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, हर न्यूक्लियोटाइड में बेस होती है, शुगर होती है, फॉस्फेट होता है यानी शुगर होती है। तो हर न्यूक्लियोटाइड में, आरएनए के अंदर हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर है उसका जो सेकेंड कार्बन है उस पर OH है,
OH जो रिएक्टिव ग्रुप है, क्योंकि ये अल्कोहल है, ये रिएक्शन कर सकता है बेटा, रिएक्टिव ग्रुप ऑन राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप है, जबकि डीएनए में केवल H है। H रिएक्शन नहीं करेगा, H तो सैचुरेटेड होता है। और क्योंकि ये रिएक्टिव ग्रुप है बेटा, ये आरएनए को लेबाइल बना देगा, यानी मोर रिएक्टिव बना देगा, या हम कहें लेस स्टेबल बना देगा। एक ही बात है, एक ही बात है। आरएनए लेबाइल, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, इसके कारण है, इस OH ग्रुप के कारण जो एक्स्ट्रा है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, सेकेंड कार्बन पर केवल H है, H। चलो, और क्या रीजंस है बेटा? अरे इसमें रिपीट करने वाली कोई बात ही नहीं बेटा, अपन ने पढ़ा है ना। आरएनए क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना है, हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, राइबोस शुगर। हर राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर OH होता है, जबकि डीएनए में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, हर न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, पर उसके सेकेंड कार्बन पर H होता है। बेटा H रिएक्टिव नहीं होगा तो वो मोर स्टेबल बन जाएगा डीएनए। OH अल्कोहलिक ग्रुप है, ये ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, तो आरएनए भी ज्यादा रिएक्टिव है, यानी लेस स्टेबल है। इसके अलावा डीएनए डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, और डबल स्ट्रैंड्स तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। डबल हेलिक्स मॉडल में पढ़ाया था कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स डीएनए को मोर स्टेबल बनाते हैं। कितने बच्चों को याद आ रहा है? जरा थम्स अप भेजो। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, याद है ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। लेबाइल मतलब बेटा मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, उसे लेबाइल बोलते हैं। नाउ एक रीजन और है, देखो आरएनए में, याद है मैंने पढ़ाया था आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि एक पर्टिकुलर आरएनए है, आरएनए 23S प्रोकैरियोट्स में, 28S यूकैरियोट्स में, जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, यानी कैटालिटिक है। इस चैप्टर में भी पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर। और कोई चीज अगर कैटालिटिक है बेटा तो नेचुरली मोर रिएक्टिव है। तो आरएनए बीइंग कैटालिटिक इसलिए भी मोर रिएक्टिव है। कोई भी चीज अगर कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, नेचुरली मोर रिएक्टिव होगी, लेस स्टेबल होगी। आरएनए बीइंग कैटालिटिक, मोर रिएक्टिव। 23SR आरएनए था प्रोकैरियोट्स में, 28SR आरएनए यूकैरियोट्स में। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है बेटा तो मैं अब दोबारा नहीं पढ़ा सकती बार बार, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे वाई डीएनए इज मोर स्टेबल। एक बार लिख लो, जैसे ही लिख लो मुझे डन कर दो एक बार प्लीज। हो गया? चलो डन है। सिद्धार्थ का हो गया, नरेंद्र, आंचल, काजल, कौशल, कुशाल, कशिश, सचिन, राज, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स वापस इस पर आते हैं। तो एक तो रेप्लिकेशन होना चाहिए, डुप्लीकेशन होना चाहिए। डीएनए आरएनए डुप्लीकेट करते हैं, प्रोटीन नहीं करता, प्रोटीन रेस के बाहर हो गया। डीएनए आरएनए में से मोर स्टेबल डीएनए है तो वो प्रेफर करेगा नेचर, क्योंकि इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल। अब एक बात समझो, अगर मान लो जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज का स्कोप ही ना हो, उसमें चेंज होता ही नहीं है, न्यूक्लियोटाइड एज इट इज रहते हैं पेरेंट से बच्चों में, तो हम सब तो कार्बन कॉपी बनेंगे। पर बेटा विकास होने के लिए, इवोल्यूशन होने के लिए, धीरे धीरे नई स्पीशीज बनने के लिए चेंजेस होना जरूरी है। तभी तो मियोसिस होता है गैमीट्स बनते टाइम, और मियोसिस में, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, याद आ रहा है, पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, डीएनए एक्सचेंज।
यानी जो भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बनना है उसके अंदर चेंजेस का स्कोप होना चाहिए, म्यूटेशंस का स्कोप होना चाहिए। बेटा म्यूटेशंस या चेंजेस डीएनए आरएनए दोनों में हो सकते हैं। डीएनए बनते टाइम भी न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो सकती है, आरएनए बनते टाइम भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकती है। बट डीएनए में ये स्लो होता है, आरएनए में फास्टर म्यूटेशंस होते हैं। इस बात को समझो, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, हो सकता है 3-4 जनरेशन के बाद ही इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन चेंजेस हो रहे हैं कि एक नई स्पीशीज बन जाए। पर डीएनए में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हो सकता है 50 जनरेशन के बाद जाके एक न्यू स्पीशीज बने। बेटा हम इवोल्यूशन चाहते हैं, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन चाहते हैं, पर बहुत जल्दी जल्दी नहीं। हर 2-3-4 जनरेशन के बाद नई स्पीशीज नहीं बननी चाहिए, आराम से धीरे धीरे होना चाहिए। तो दोनों म्यूटेट करते हैं, बट आरएनए फास्टर म्यूटेशन करता है और इसीलिए नेचर डीएनए को प्रेफर करेगी। स्टूडेंट्स आपको मालूम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो एड्स करता है, उसकी खोज 1980s में हो गई थी, डिस्कवरी। मतलब कितने ऑलमोस्ट पूरा 80s 90s 2000 2010s ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स हो गए, आज तक उसका वैक्सीन नहीं बना। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि इतना जल्दी म्यूटेशन होता है। मान लो पर्टिकुलर आरएनए न्यूक्लियोटाइड वाला वायरस है, साइंटिस्ट ने उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन बना दिया, 4 दिन बाद उसमें म्यूटेशन हो गया। अब आपका वैक्सीन काम ही नहीं करेगा जब वायरस अंदर आएगा। यही कारण है कि आरएनए वाले वायरसेस काफी खतरनाक होते हैं बीमारी करने में। तभी तो कोविड का वायरस भी इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेट करता था, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, राइट? तो अगर किसी को जेनेटिक मटेरियल बनना है तो दैट मॉलिक्यूल शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए बेटा, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस कोई भी नहीं चाहता है। म्यूटेशंस नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, विकास के लिए जरूरी है, न्यू स्पीशीज बनने के लिए जरूरी है म्यूटेशंस या चेंजेस। तो इवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस या म्यूटेशन। आ रहा है सबको? स्कोप मतलब बेटा उसमें स्कोप होना चाहिए कि उसमें चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊं, आपको कुछ समझ ही नहीं आता तो मैं बोलूंगी यार मेरे पास स्कोप ही नहीं है कि मैं आपको कुछ समझाऊं। आप तो पहले ही मानकर बैठे हो, आपके पास स्कोप होना चाहिए ना कि मैं आपको कुछ समझाऊं, आप उसे ग्रहण करें। यू शुड बी रेडी, ऐसा समझ लो। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए म्यूटेट, बोथ डीएनए एंड आरएनए म्यूटेट। म्यूटेशन दोनों में होते हैं, यानी चेंजेस दोनों में होते हैं बेटा, लेकिन आरएनए में फास्टर म्यूटेशन होता है क्योंकि आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। आरएनए अनस्टेबल है और इसीलिए उसमें फास्टर म्यूटेशंस होते हैं और हमें स्लोअर म्यूटेशंस चाहिए, हमें बहुत जल्दी जल्दी न्यू स्पीशीज नहीं बनानी है। सो बोथ म्यूटेट बट आरएनए में फास्टर म्यूटेशंस हैं। प्लीज लिख लीजिए। लिख लो। हो गया? यस, स्कोप मतलब कैपेसिटी, काबिलियत, रेडी होना चाहिए आपको, आप कर पाओ वो चीज। चलिए नाउ फोर्थ, should be able to express itself in the form of Mendelian characters। अभी समझाती हूं बेटा, in the form of Mendelian characters। Mendelian characters, बहुत ध्यान से सुनो। हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल जी के कैरेक्टर क्या है बेटा? कैरेक्टर क्या होता है? जैसे बालों की लंबाई, आंखों का रंग, हाइट, इंटेलिजेंस, सीड का कलर, सीड का शेप, प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, ये सब मेंडल के कैरेक्टर्स हैं। और कैरेक्टर एक्सप्रेस का क्या मतलब है? एक्सप्रेस का क्या मतलब है बेटा? प्रोटीन जब बनेगा तभी कैरेक्टर आएगा।
जैसे मान लो डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से आरएनए भी बन गया, पर अगर मान लो प्रोटीन नहीं बनेगा, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा, मान लो वो प्रोटीन स्किन का कलर देता है तो स्किन में कलर नहीं आएगा। आंख का कलर बनाने वाला जीन है, डीएनए बन गया, डीएनए से आरएनए भी बन गया, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो आंखों का वो रंग नहीं आएगा। तो कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होता है जब प्रोटीन बनता है। आरएनए भी प्रोटीन बनाता है डायरेक्टली, बट वही आरएनए प्रोटीन बनाता है जो डीएनए से बना है। तो बेटा प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए जरूरी है, आरएनए भी जरूरी है। आरएनए तब तक प्रोटीन नहीं बना सकता जब तक वो किसी डीएनए से ना बना हो, और डीएनए तब तक प्रोटीन नहीं बना सकता जब तक बीच में आरएनए ना बना हो। तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए आरएनए दोनों जरूरी होते हैं। चलिए आइए, सो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, लेकिन तभी होता है ये जब वो आरएनए डीएनए से बना हो। तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। नाउ डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। नाउ डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा। सो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, जब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगी, कौन है प्रोटीन फैक्ट्री, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजो। हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उस समय पर टीआरएनए अमीनो एसिड चुन चुन के लाएगा, आरआरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करके अमीनो एसिड जोड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। एमआरएनए पर वो कोडिंग होगी कि कौन सा अमीनो एसिड लाना है, और आरआरएनए राइबोसोम बनाएंगे। जो प्रोटीन फैक्ट्री है, आपके चैट्स में आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो बेटा राइबोसोम आरआरएनए बनाएगा, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस एमआरएनए डिसाइड करेगा, अमीनो एसिड लेकर आएगा टीआरएनए, उनके बीच में बॉन्ड बनवाएगा एक पर्टिकुलर आरआरएनए। यानी पूरा जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमती है। प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए का रोल आएगा, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, बट वो आरएनए बनता डीएनए से है, वो एक अलग कहानी है, उसकी बात हम बाद में करेंगे धीरे धीरे। यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, प्रोटीन बनाने की मशीनरी, यानी वही राइबोसोम फैक्ट्री, वो सारी मशीनरी की बात कर रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। डीएनए से डायरेक्ट कभी आरएनए प्रोटीन नहीं बन सकता, डीएनए से आरएनए बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, तभी प्रोटीन पॉसिबल है। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, यहां तक अगर समझ आ गया तो अपना प्यारा सा एक दिल मुझे एक बार फिर दे दो। जल्दी से। वैक्सीन के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं बेटा, यानी अब हम कंपेयर करते हैं। देखो डीएनए आरएनए दोनों रेप्लिकेट करते हैं, तो दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। डीएनए आरएनए में से डीएनए मोर स्टेबल है तो नेचर इसे ज्यादा प्रेफर करेगा। दोनों में चेंजेस होते हैं तो दोनों हो सकते हैं, बट हाँ डीएनए में स्लोअर चेंजेस है तो नेचर इसे प्रेफर करेगा। और आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए डीएनए दोनों चाहिए। यानी हम एक बात समझ गए हैं बेटा बहुत अच्छी तरीके से कि डीएनए आरएनए बोथ कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, बट नेचर प्रेफर करेगा डीएनए को क्योंकि वो मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, स्लोअर म्यूटेशंस होंगे, इसीलिए क्योंकि वो मोर स्टेबल है। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन, they can, yes, why not? तभी तो वायरसेस हैं भी जिनके अंदर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए क्योंकि ज्यादा स्टेबल है,
DNA being more stable is preferred, और इसीलिए स्टूडेंट्स मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दोनों ही कर सकते हैं फंक्शन, बट डीएनए क्योंकि मोर स्टेबल है प्रेफर किया जाता है। और इसीलिए नेचर ने धीरे धीरे उन ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा रिप्रोड्यूस करने दिया, जिंदा रखा जिनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, और जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है नेचर उन्हें वाइप ऑफ करता गया। एंड नाउ आरएनए इज प्रेजेंट एज जेनेटिक मटेरियल इन ओनली सम वायरसेस। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। सपोज करो कि आपके पास एक न्यूज आई, एक गॉसिप आई, एक खबर आई, आप चाहते हो कि आप पूरी दुनिया में फैला दो उसको। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसे आप ये बोलो कि सुन, ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रही हूं, किसी और को मत बताना, बहुत सीक्रेट है। और वो फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जिसके पेट में बात पचती है, हु कैन डाइजेस्ट, स्टेबल है, अपने तक रख सकता है। या ऐसा होना चाहिए जो लाउड स्पीकर हो, भोपू हो, जिसके पेट में गुड़गुड़े होने लगे, दर्द होने लगे, और वो भी किसी तीसरे को बताए कि सुन, ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रही हूं, किसी और को मत बताना। वो भी लाउड स्पीकर है, वो भी किसी और को बोले सुन, ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रही हूं और किसी को मत बताना। आप क्या चाहोगे? यू वॉन्ट टू स्प्रेड इट टू द होल वर्ल्ड। फर्स्ट केस या सेकेंड केस, कौन से तरह का दोस्त चाहिए आपको? बताइए बताइए, बोलो बोलो बोलो, कैसा दोस्त चाहिए? कैसा वाला फ्रेंड चाहिए? देखो, अगर आप खबर पहुंचाना चाहते हो, फैलाना चाहते हो, यानी ट्रांसमिशन करना चाहते हो, ट्रांसमिशन भोंपू की तरह ट्रांसमिशन करना चाहते हो, तो आपको ऐसा फ्रेंड चाहिए जो लेस स्टेबल है, यानी आरएनए विल बी प्रेफर्ड। ट्रांसमिशन के लिए आरएनए प्रेफर्ड है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते सारी दुनिया को पता चले, आप स्टोर करना चाहते हो उस बात को, तो एक ऐसे दोस्त को बताओ जिसकी जबान सील हो जाएगी, बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी जबान नहीं खुलेगी, जो इतना स्टेबल है, यानी डीएनए प्रेफर्ड। डीएनए प्रेफर्ड। तो स्टोरेज के लिए डीएनए प्रेफर्ड है और ट्रांसमिशन के लिए आरएनए प्रेफर्ड है। बेटा इसीलिए प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बन गया मतलब फैल गई खबर, सबको दिख रहा है, आंखों का रंग, स्किन का रंग, सीड का रंग, सीड का कलर, सीड का शेप, ये प्रोटीन बनना, खबर फैलाना है। वहां आरएनए से प्रोटीन बनाया गया है। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो गैमीट्स के थ्रू पास होगा, प्रिजर्व करना है, वहां डीएनए प्रेफर किया गया है जेनेटिक मटेरियल की तरह। मजे आ गए? मजे आ गए? सारे नादान परिंदों मजे आ गए कि नहीं आ गए, ये बताओ। आयुषी बुआ, प्रेमचंद भी बुआ। देवेश कह रहा है मैम हम आपको बताएंगे। देखो मैं बिल्कुल भलाई बुराई की बात नहीं है बेटा, लेकिन मैं सच में कैटेगरी 1 वाली हूं स्टोरेज के लिए। आई एम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स। मैं कभी नहीं बताती किसी का सीक्रेट किसी को। मुझे अगर खबर बताओगे तो सिर्फ एक इंसान है, मेरे हस्बैंड, उनको मैं A to Z सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ, क्लास में जो होता है इसे लेके एवरीथिंग। लेकिन वो भी मेरी तरह है, तो वो भी इधर उधर लाउड स्पीकर की तरह नहीं बताएंगे, डोंट वरी। तो अगर आप मुझे कोई बात बताएंगे तो वो सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता होगी, उसके अलावा पूरी दुनिया में मैं किसी को नहीं बताऊंगी अगर कोई मुझे अपनी सीक्रेट बताता है। ठीक है, सच्ची बोल रही हूँ, सच्ची, किसी से भी पूछ लेना जो मेरे सर्कल में है। चलो एनीवेज आगे बढ़े। आप में से कौन कौन फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाला है, जरा ईमानदारी से बताओ। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आपके सभी टीचर्स ऐसे ही हैं, हमें ऐसे ही होना चाहिए। देखो बहुत ट्रस्ट करके कोई अपनी बात बताता है, और स्पेशली अगर वो अपनी कोई कमजोरी बता रहा है, अपनी कोई कमी बता रहा है, अगर आपको लगता है कि वो चीज एक सीख, एक लेसन हो सकती है किसी दूसरे के लिए, आप बताओ। लेकिन आप उस इंसान का नाम लेके मत बताओ, उसको रुस्वा मत करो, उसको एम्बैरेस्ड मत करो। आप उसे एक स्टोरी की तरह बनाकर और फिर आप उसका लेसन दे सकते हो किसी को।
बट आप उसने बहुत ट्रस्ट करके आपको वो बात बताई है। एंड वॉट यू सो यू रीप। आप जैसे बीज डालोगे वैसे फल मिलेंगे। आप अगर दूसरों को ये रिस्पेक्ट देना ही है, आप उसे रिस्पेक्ट दोगे, उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करोगे, उसके ट्रस्ट का रिस्पेक्ट करोगे, तो वही चीज, वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस आपको भी मिलेंगे। तो हमें हमेशा फर्स्ट कैटेगरी बनना है। सेकंड कैटेगरी हो सकता है, आप में से काफी सारे लोग बेचारे बड़ी ईमानदारी से लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो लिख रहे हैं ईमानदारी से, पर कोशिश करके अपने आप को बदलिए। अगर आप अपने दोस्त को भी बता रहे हैं, जैसा कुछ फ्रेंड कुछ लिख रहा है, गॉसिप ओनली विथ माय फ्रेंड्स, तो बेटा वो फ्रेंड का भी कैरेक्टर देख लो पहले। अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार कोई फ्रेंड है अच्छी बात है, आपका दोस्ती मत तोड़ो कोई, लेकिन आपको लगता है इसके पेट में कोई बात नहीं पचती और कोई बहुत सीरियस बात है जिससे किसी की लाइफ पर इफेक्ट आ सकता है अगर वो ट्रांसमिट हो रही है, तो कोशिश कर कर अपने उस फ्रेंड को ना बताओ। इसको छुपाना नहीं कहेंगे, बट इतना आपके राइट से, आपका हक है, क्योंकि वो अगला इंसान आपको ट्रस्ट करके बता रहा है, वरना वो आपके फ्रेंड को बता देता है ना। तो ये ऐसा नहीं होता 100% शेयरिंग करनी है। उस इंसान पे, उस फ्रेंड पे भी आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो उस चीज की रिस्पेक्ट रखेगा। ठीक है, चलो एनीवेज, आ जाओ भाई, निकालो अपनी एनसीईआरटी। लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। निकालिए सब एनसीईआरटी, बोलो एनसीईआरटी। चलिए 5.2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। क्लियर हो गया था कि डिबेट थी प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल शुरुआत में, लेकिन अनइक्यूवोकली रिजॉल्व हो गया था ये इशू हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बाद, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में। हाउएवर धीरे धीरे ये बात क्लियर हो गई कि सम वायरसेस में, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज, टोबैको मोजाइक वायरस में, आरएनए इज ऑल्सो द जेनेटिक मटेरियल। वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, वाई? जबकि डीएनए केवल जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए तो मैसेंजर का काम भी करता है, अडेप्टर का काम भी करता है, फिर भी वाई नेचर चोज ऑर्गेनिजम्स विथ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल? क्या आप दो केमिकल डिफरेंस बता सकते हैं डीएनए आरएनए के बीच में? हमने बता दिए, एक डीएनए में थाइमीन है, दूसरा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और तीसरा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है जबकि आरएनए में राइबोज शुगर है, सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप है, हमने बता दिए। अगर एक मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना है तो कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला रेप्लिकेशन, दूसरा केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल, तीसरा स्लो चेंजेस या म्यूटेशंस होने चाहिए, और चौथा प्रोटीन बनना चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए उससे। नाउ बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात करें तो डीएनए आरएनए दोनों ही अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन डुप्लीकेशन नहीं कर सकता है। फेल हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया में। नाउ जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन में अपना डीएनए कुछ और है, बड़े हो गए तो डीएनए कुछ और हो गया, नहीं। अपना डीएनए जो अपने जाइगोट में आ गया वो पूरी जिंदगी रहता है। केवल मियोसिस होगा जब अपने गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स में डिफरेंट डीएनए जाएगा क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के बाद, अपनी पूरी जिंदगी में सेम डीएनए ही रहेगा। यानी स्टेबिलिटी होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल की। और बेटा आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद है? ग्रिफिथ के अंदर जब हीट किल्ड एस दिया था, बड़ा ध्यान से सुनो, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में वो जो थर्ड वाला था जहां पे लाइव आर और हीट किल्ड एस दिया था, बेटा चूहा तो मार दिया था, एस बैक्टीरिया तो मार दिया था, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया तो मर गया था बेटा, लेकिन डीएनए अभी भी इतना स्टेबल है, इस हीट ने मारा नहीं, तभी तो डीएनए फंक्शनल था। और तभी तो जब ये डीएनए इस आर के अंदर गया था तो ये लाइव एस में चेंज हुआ था, ट्रांसफॉर्म हुआ था। समझ पा रहे हो इस लाइन का मतलब? यानी हीट से भी डीएनए नहीं डैमेज हुआ था। जितनी हीट इन्होंने दी थी बैक्टीरिया मर गया, बट डीएनए स्टेबल रहा, तभी तो उसने लाइव आर को लाइव एस में चेंज किया। अगर उस हीट से डीएनए भी टूट जाता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। यही बात यहां पे लिखी है
कि हीट ने बैक्टीरिया को किल कर दिया बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा OH ग्रुप है सेकेंड कार्बन पर आरएनए की हर न्यूक्लियोटाइड में, जो एक रिएक्टिव ग्रुप है, आरएनए को लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर लेबाइल, इजिली टूट जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा बनाता है। आरएनए कैटालिटिक भी है, इसीलिए भी और रिएक्टिव है। डीएनए लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, और इसीलिए इन दो मॉलिक्यूल्स में से डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड बेटर जेनेटिक मटेरियल। थाइमीन की भी प्रेजेंस है इन द प्लेस ऑफ यूरेसिल, ये भी एडिशनल स्टेबिलिटी देती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ दोनों डीएनए आरएनए म्यूटेट करते हैं, बट आरएनए क्योंकि अनस्टेबल है, फास्टर रेट पर म्यूटेट करता है। यानी जिन वायरसेस में आरएनए जीनोम, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जल्दी जल्दी म्यूटेशंस होंगे, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, जल्दी जल्दी इवॉल्व होंगे, जल्दी जल्दी न्यू स्पीशीज बनेंगी। वी डोंट वांट दैट, हम ये चाहते नहीं है ना। आरएनए डायरेक्टली कोड करेगा प्रोटीन के लिए और कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, जबकि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, तब जाकर प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन बनाने की मशीनरी पूरी की पूरी आरएनए पर डिपेंडेंट है। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, कैसे, मैंने आपको आइडिया दिया। यानी बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, पर डीएनए मोर स्टेबल है, इसीलिए स्टोरेज के लिए उसे यूज करेंगे। हाँ, ट्रांसमिशन के लिए आरएनए को यूज करेंगे। इसीलिए प्रोटीन जो बनता है वो आरएनए से बनता है और आरएनए डीएनए से बनता है। मार्क करा मेरे साथ बेटा एक एक वर्ड। यहां पर एक चीज और लिख लो, नोट्स निकालो, नोट्स निकालो एक बार। एनसीईआरटी का वर्ड लिख लेते हैं, इजीली डिग्रेडेबल। ये जो राइबोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप है, उससे आरएनए लेस स्टेबल हो गया है, इजीली टूट सकता है, डिग्रेडेबल हो गया है, यानी मोर रिएक्टिव हो गया है। लिख लीजिए एवरीवन। चलो, अब मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली यहां नहीं दिया बट इंपॉर्टेंट है। प्लीज हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ आरएनए। थोड़ी सी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ आरएनए। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आरएनए 3 तरह के होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। याद आ रहा है सबको? एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर। स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे बताऊंगी ये तीनों ही आरएनए डीएनए से बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। पर वो जो एमआरएनए होगा उस पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स डिसाइड होंगे। यानी ये डिसाइड करेगा कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, ये टेम्पलेट बनाएगा। तो इसे टेम्पलेट या यही इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है डीएनए से कि प्रोटीन में अमीनो एसिड किसके बाद कौन सा आएगा, यानी इसे इंफॉर्मेशनल आरएनए भी बोलते हैं। यही इंफॉर्मेशन लेकर आएगा बेटा डीएनए से, हम सब सीखेंगे धीरे धीरे। तो इसे इंफॉर्मेशनल, टेम्पलेट या मैसेंजर आरएनए, और ये एम जो है ये मैसेंजर का ही है, एमआरएनए। नाउ ठीक है। नाउ टीआरएनए जो है इसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। टी बेटा ये अमीनो एसिड्स ट्रांसफर करेगा, यानी ये अमीनो एसिड्स उठा उठा कर लाएगा और फिर वो जुड़ेंगी और उससे फिर प्रोटीन बनेगा। हम सीखेंगे, हम सब सीखेंगे, हम सब सीखेंगे।
और इसीलिए इसे अडैप्टर आरएनए भी बोलते हैं, अडैप्टर। बेटा इसे सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, घुल जाता है ये, सॉल्यूबल आरएनए। हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में जाकर, इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हम सब पढ़ेंगे। नाउ आरएनए, सभी आरएनए डीएनए से बनेंगे, मैं बार बार कह रही हूं, वही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनेंगे। ये आर इसीलिए है क्योंकि ये राइबोसोम बनाएगा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। अगर आप लोगों को याद हो, मुझे पता नहीं कितनों को याद है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं। ये बड़ी वाली होती है 60S, छोटी होती है 40S। कितने बच्चों को याद आ रहा है भाई, ये राइबोसोमल आरएनए है। और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे एक बैक्टीरिया, तो उसके अंदर 50S और 30S, क्योंकि इसके अंदर 70S राइबोसोम है, इसके अंदर 80S राइबोसोम है। कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? चल, अब 40S के अंदर 18S आरएनए है, इसके अंदर 16S आरएनए। बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा चुकी हूं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में यहां 28S है, 5.8S है और 5S है आरएनए। यहां पर 23S है और 5S है, 5.8 नहीं है। अगर आपको याद नहीं आ रहा बेटा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं, ये आपकी प्रॉब्लम है। चलो, और ये वाले दोनों कैटालिटिक हैं, ये वाले दोनों एंजाइमेटिक हैं, यानी ये अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनवाएंगे, एंजाइम की तरह काम करेंगे। हम इसे ट्रांसलेशन में डिटेल में समझेंगे। कितनों को याद आ रहा है? जरा अपना दिल दे दो मुझे, सच्ची सच्ची बोलना, झूठी झूठी नहीं। लिख लो तो मुझे डन कर दो बेटा, एक बार लिख लिया तो डन करो। अच्छा एक बात सोचो, आपको क्या लगता है मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम सोचो, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, लिख के भेजो चैट में। सबसे ज्यादा एमआरएनए मिलना चाहिए सेल के अंदर, टीआरएनए या आरआरएनए? व्हाट डू यू थिंक? लॉजिक के साथ सोचना, देयर शुड बी अ लॉजिक। देखो, एमआरएनए तभी बनेगा जब प्रोटीन बनना है, क्योंकि वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लाएगा। टीआरएनए भी तभी बनेगा जब प्रोटीन, अमीनो एसिड्स चाहिए। बट आरआरएनए से राइबोसोम्स बन के रहते हैं, और राइबोसोम्स बहुत सारे हैं सेल के अंदर, तो आरआरएनए मैक्सिमम होगा। बहुत बढ़िया। चलो, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होना चाहिए? सबसे लंबा आरएनए आपके हिसाब से बताओ, सबसे लंबा एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए? सोचो, सबसे लंबा बताओ भाई। बताइए, लॉन्गेस्ट। प्रोटीन के अंदर हजारों लाखों अमीनो एसिड्स हैं, यानी सबसे लंबा एमआरएनए होगा। मान लो अगर 1,00,000 अमीनो एसिड है बेटा, एक एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड होती हैं, तो 3,00,000 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा एमआरएनए बनेगा। टीआरएनए छोटा सा होता है, आरआरएनए छोटा सा होता है, और जो सबसे लंबा है उसका वेट भी सबसे ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, आरएनए कहां बनता है यूकैरियोटिक सेल में? न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म में? जरा लिखकर भेजो, मैं बता चुकी हूं, मैं पढ़ा चुकी हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। प्रोकैरियोटिक में तो जो है साइटोप्लाज्म है, सब कुछ वहीं बनेगा। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, उसकी बात ही नहीं कर रही मैं। बताओ, सोचो।
डीएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए, ये दोनों न्यूक्लियस में बनते हैं। बट उसमें भी आपको याद है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस में बनता था, इसीलिए हमने न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहा था, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा था। आरएनए बनते थे न्यूक्लियोलस में, उसमें भी 5s वाला न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता था। याद आया किसी को? एमआरएनए टीआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेंगे। लिखना मत बेटा अभी, प्लीज मुझे यहां ध्यान से देखिए, अभी लिखो मत। यानी अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो मैक्सिमम, आप परसेंटेज पे मत जाओ, मैक्सिमम आरएनए है, मिनिमम एमआरएनए है। वो तभी बनेगा जितने प्रोटीन बनने, बीच का वो हो गया। अपन को तो मैक्सिमम और मिनिमम ये नोट करना होगा, अभी मत लिखो। साइज की बात करूं तो सबसे लंबा एमआरएनए होता है, और बेटा सबसे छोटा टीआरएनए, ऐसे पढ़ाऊंगी आपको, बस ऐसा छोटा सा होता है। जिसका साइज सबसे ज्यादा है उसका वजन, वेट भी सबसे ज्यादा होगा, जिसका साइज सबसे छोटा है उसका वेट भी सबसे छोटा होगा। सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स में, तो सभी न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेंगे और ये न्यूक्लियोलस में बनेंगे, एक्सेप्ट 5s जो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा। अब कोडिंग रीजन कहां होंगे, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ बेटा, कोडिंग रीजन कहां होगा? कोडिंग किसके पास कुछ कोड होगा? कोड, सोचो, कोड जो खबर लेकर आया है, कोड, कोड किसके पास होना चाहिए? टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए? किसके पास होना चाहिए कोड? सोचो। एमआरएनए, इसके पास बहुत सारे कोड्स होंगे, कोडॉन्स होंगे, जिससे अमीनो एसिड बनेंगे। इसके पास कोई कोडॉन की जरूरत ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और यहां मैं आपको बताऊंगी बेटा एंटी कोडॉन होता है, तो कोडॉन का उल्टा लिख दिया नोडॉक। ये नोडॉक मत याद रखो आप, चलेगा, एंटी कोडॉन होगा। चलो अब नाउ एक सेकेंड, अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस, ये तो प्रोटीन के लिए कोडिंग लाएगा, ये कोडॉन रीड करके अमीनो एसिड्स लाएगा, और ये स्ट्रक्चर भी बनाएगा बेटा, राइबोसोम बनाएगा, आरआरएनए, और साथ में ये कैटालिटिक भी है, कैटालिटिक भी है। नाउ इसका अदर नेम सॉल्यूबल या अडेप्टर आरएनए है, इसका नेम इंफॉर्मेशनल या टेम्पलेट आरएनए है। नाउ न्यूक्लियर वर्ड हटा देती हूं, न्यूक्लियर हटा देती हूं, ये भी हटा देती हूं, टाइप्स ये भी हटा देती हूं, चलो ये भी हटा देती हूं, स्टेबिलिटी की भी आपको जरूरत नहीं है, इतना डिटेल अपने से नहीं पूछते हैं। चलो अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात ध्यान से सुनो, मैं इसकी नंबरिंग चेंज कर देती हूं, नंबरिंग। तो यहां पर ये 1 2 3 4 5, ये पॉइंट होगा 6 7 और 8 पॉइंट्स है। चलिए मुझे ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि जब आरएनए बनता है तो एंजाइम लगता है आरएनए पॉलीमरेज, मैं अभी सिखाऊंगी थोड़ी देर में। एंजाइम लगता है आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, इसे शॉर्ट में आरएनए पी लिख देते हैं, आरएनए पी। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही तरह का पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसी से एमआरएनए, उसी से आरआरएनए, उसी से टीआरएनए बनता है। बट यूकैरियोट्स के अंदर 3 तरह के होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो आर, ये जो एमआरएनए है ये 2 वाला बनाता है, जो टीआरएनए है वो 3 वाला बनाता है, और आरआरएनए में से 5s वाला जो है वो 3 वाला बनाता है, और जो बचा यानी 28s, 5.8s ये लार्जर यूनिट में है, और साथ में 18s ये 1 वाला बनाता है।
मैं इसको ट्रिक से याद कराऊंगी, थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसे ट्रिक से याद कराऊंगी, मैं इसे ट्रिक से याद करवाऊंगी। अभी आप एक पेज छोड़ दीजिए, ये टेबल आपका होमवर्क है। सबसे ज्यादा राइबोसोम्स हैं तो सबसे ज्यादा आरआरएनए बनेगा, एमआरएनए सबसे कम है। सबसे लंबा एमआरएनए होगा, सबसे भारी एमआरएनए होगा, टीआरएनए सबसे छोटा सबसे हल्का होगा। सारे आरएनए न्यूक्लियस में बनेंगे, जिसमें से 5s छोड़ दो तो बाकी आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है। एमआरएनए के अंदर बहुत सारे कोड्स होंगे, टीआरएनए में एक एंटी कोडॉन होगा, आरआरएनए में कोडिंग का कोई चक्कर नहीं है। एमआरएनए को इंफॉर्मेशनल या टेम्पलेट आरएनए बोलते हैं और सॉल्युबल या अडेप्टर आरएनए बोलते हैं टीआरएनए को। टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड्स लेकर आना, एमआरएनए में कोडॉन्स हैं जो एक्चुअली कोड कर रहे हैं प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस, और आरआरएनए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और कैटालिटिक है। तीनों आरएनए डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम से बनेंगे। यूकैरियोट्स के अंदर आरआरएनए 1 से बनेगा बट 5s वाला छोड़ के, एमआरएनए 2 से बनेगा और टीआरएनए और 5s आरआरएनए 3 वाले से बनेगा। 3 तरह के हैं। एक बार इतना लिखो बेटा, एक बार लिखो, एक बार लिखो, मैं बताती हूं और आगे। चलिए, हो गया। अब स्टूडेंट्स, 2 और तरह के आरएनए भी होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। एक होता है एसएन आरएनए और एक होता है एससी आरएनए। मेन तो 3 है, इसीलिए मैंने 3 टाइप्स लिखा है, बट नाम लिख लो केवल इनके, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इनके रोल्स हम आगे देखेंगे। एक जगह केवल नाम आएगा, ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। एक बार लिखो, स्मॉल न्यूक्लियर एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। आप स्टार लगा के लिख लेना। हमें सिर्फ एक बात आनी चाहिए इनके बारे में कि ये भी 3 वाला बनाएगा, एसएन आरएनए, एससी आरएनए। ये भी 3 वाले से ही बनते हैं, एसएन आरएनए, एससी आरएनए, 5s आरएनए और टीआरएनए। डन? चलो, एक चीज मैं और समझाती हूं, कंसेप्चुअल। इसकी जरूरत नहीं है, ये चार्ट हमने ऑलरेडी बना लिया है। चलो, एक चीज मैं और समझाती हूं, बेटा बहुत ध्यान से लिखना। जब हमें डीएनए से डीएनए बनाना है, हम इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, कार्बन कॉपी बनेगी। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। आपको बनाना क्या है? डीएनए से डीएनए। आपको डीएनए बनाना है, डीएनए बनाना है, तो इस एंजाइम का, इसको डीएनए बनाना है तो डीएनए। और डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर बनता है, तो इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। बेटा इसे डीएनए बनाना है, डीएनए का पॉलीमर बनाना है, तो यह है डीएनए पॉलीमरेज। इसे डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज। इसी तरह अगर डीएनए से आरएनए बनाना है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो जो एंजाइम है उसे आरएनए बनाना है बेटा, तो आरएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए का पॉलीमर बनाना है, फॉर्म करना है, तो डीएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज। अब बड़ा ध्यान से सुनो,
ये डीएनए फॉर्म करेगा, पर किस के बेसिस पे करेगा? इस डीएनए के बेसिस पर। यानी ये पॉलीमरेज इस डीएनए पर डिपेंडेंट है, तो इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब आरएनए का पॉलीमर बनाएगा, और किसके अकॉर्डिंग बनाएगा? डीएनए के अकॉर्डिंग बनाएगा। इस डीएनए के अकॉर्डिंग वाला आरएनए बनेगा, यानी ये भी डीएनए पर डिपेंडेंट है, इस डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए फॉर्म करेगा, तो पूरा नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जरा डन या यस या थम्स अप दे दो। अब कल हमने पढ़ा था कि कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वहां पहले आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन का ऑपोजिट होता है, जिसे हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा था। हमने इसका एंजाइम कहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाए वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसका दूसरा नाम जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ बेटा, इस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे या आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे? प्लीज चैट्स में मुझे लिखकर बताइए, इसे डीएनए पॉलीमरेज कहूं या आरएनए पॉलीमरेज कहूं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम देखते हैं कौन बताएगा। इसे डीएनए पॉलीमरेज कहूं या इसे आरएनए पॉलीमरेज कहूं? क्या कहूं? बोलिए। नासिज ने कहा डीएनए पॉलीमरेज, प्रशांत ने आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए, डीएनए, 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 आरएनए। बेटा अक्कल लगाओ, अगर डीएनए बनाना है, डीएनए का पॉलीमर बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए का पॉलीमर बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज। यहां पे डीएनए का पॉलीमर बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज। जो फॉर्म करना है, जो बनाना है वो पॉलीमरेज है। डीएनए बनाना है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाना है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाना है डीएनए पॉलीमरेज। पर ये डीएनए किससे बनेगा? आरएनए से बनेगा। यानी ये है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कितने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गई ये बात? मुझे एक थम्स अप भेज दो। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो फॉर्म करना है, डीएनए फॉर्म करना है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए फॉर्म करना है आरएनए पॉलीमरेज। किससे फॉर्म करना है, किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए डिपेंडेंट हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज। चल अब आइए स्टूडेंट्स, एक हेडिंग लिखिएगा, आरएनए वर्ल्ड। लिखो आरएनए वर्ल्ड, हेडिंग लिखो। लिखो हेडिंग। मुझे बहुत ध्यान से सुनिए, सुनो। साइंटिस्ट बहुत टाइम तक ये सोच रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, कि पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है। बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, सुनो ध्यान से। अगर हम ये बोलें कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अगर हम ये बोलें, पूरा ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन। अगर मैं ये बोलूं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें रेप्लिकेशन होता होगा, यानी डीएनए से डीएनए बनता होगा, और डीएनए से डीएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए। अभी हमने बात की डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, और एंजाइम तो प्रोटीन होता है। तो बेटा अगर दुनिया में सबसे पहले डीएनए आया था, तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए प्रोटीन तो था ही नहीं ना। प्रोटीन तो कब बनेगा? जब इस डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से प्रोटीन बने।
मान लो आज 1 जनवरी है, जिस दिन दुनिया बनी है 2000, मान लो आज दुनिया बनी है। आज अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए है तो बेटा वो अपना डीएनए डबल कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास डीएनए है, उसके पास आरएनए तो अभी बना ही नहीं है। जब आरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन बनाएगा यानी एंजाइम बनाएगा, तब जाकर अपने आप को डबल करेगा, पर पहले तो डबल करना होता है। आई बात समझ में? अच्छा, अगर आप बोलो कि पहले आरएनए था, अगर अपन बोले कि पहला आरएनए था, तो फिर यही प्रॉब्लम है कि आरएनए से प्रोटीन तभी बनता है जब वो आरएनए डीएनए से बना हो। आरएनए अगर पहला था तो फिर डीएनए तो था ही नहीं, तो फिर आरएनए कैसे बना? और आरएनए भी अपना रेप्लिकेशन कैसे किया? भाई रेप्लिकेशन तो पहला स्टेप होता है, रेप्लिकेशन के लिए तो अगेन एंजाइम चाहिए, एंजाइम मतलब प्रोटीन। तो जब आरएनए ने अगर पहला था भी, अभी तो प्रोटीन बनाएगा, पहले तो अपने आप को डबल करेगा। तो साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आखिर ये अपना रेप्लिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम तो बना ही नहीं है। तो बड़ा खिचड़ी पक रही थी, कंफ्यूजन हो रहा था। ये गुत्थी 1970s में सुलझी, सॉल्व हुई, जब साइंटिस्ट को पता चला कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है और एंजाइम की तरह भी काम करता है। तब जाकर ये गुत्थी सुलझी और साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि दुनिया आरएनए की थी। बेटा सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए बना था ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उस समय आरएनए का बोलबाला था, सभी ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर में आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। पर क्योंकि वो लेस स्टेबल था, धीरे धीरे नेचर ने चेंजेस करे। यूरेसिल में 5 पर मिथाइल लग गया होगा, थाइमीन मोर स्टेबल हो गया। राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हट गया, मोर स्टेबिलिटी हो गई। कहीं ना कहीं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन साथ आई, डबल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, मोर स्टेबल हो गए। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेचर सिलेक्ट करने लगा, वो जिंदा रहने लगे, आरएनए वाले मरने लगे, और आज डीएनए का बोलबाला हो गया। वही बात है, मुर्गी पहले आई या अंडा? क्योंकि अगर मुर्गी आई तो मुर्गी किसी अंडे से आई होगी, और अगर अंडा आया तो अंडा किसी मुर्गी ने दिया होगा। बस ये वही कहानी है। तो मुर्गी पहले आई या अंडा, ये तो सॉल्व नहीं हुआ, पर डीएनए पहले आया या आरएनए, ये सॉल्व हो चुकी है गुत्थी। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आइए लिखिए प्लीज, आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फिर धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि ये लेस स्टेबल था, चेंजेस होते गए, एंड डीएनए नाउ इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल समय के साथ आरएनए। और ऐसा क्यों है? उसके 2 रीजंस हैं। क्योंकि एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, यानी ये ट्रांसफर हो सकता है वन जनरेशन टू अनदर, इसमें म्यूटेशंस भी होते हैं, इसमें रेप्लिकेशन भी होता है, ये डायरेक्ट ये अपने आप प्रोटीन भी बना लेगा, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अभी जो हमने क्वालिटीज पढ़ी थी, और साथ में ये कैटालिटिक भी है। इसीलिए डीएनए बेटा कैटालिटिक नहीं है, डीएनए केवल जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। नाउ धीरे धीरे आरएनए क्योंकि कैटालिटिक था, इसीलिए रिएक्टिव था, अनस्टेबल था, और धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, चेंजेस हुए समय के साथ, और आरएनए से डीएनए बन गया। आरएनए से डीएनए धीरे धीरे इवॉल्व हो गया, इवॉल्व्ड इनटू डीएनए विथ सम मॉडिफिकेशंस। वो मॉडिफिकेशंस क्या है बेटा, वो हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, वो हमने अभी अभी लिखे थे। तो इवॉल्व्ड इनटू डीएनए विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है, हो गया सबका? डन डन डना डन डन। सचिन मेरे को जानते हो क्या तुम? सचिन बताओ, वैष्णवी पूछ रही है, जानते हो क्या वैष्णवी को? अब कौन सी वैष्णवी? चल, बस यहां पर यही सब कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। आरएनए वर्ल्ड निकालो प्लीज एवरीबडी, लेट्स मास्टर एनसीईआरटी 5.3 निकालिए।
नुसद, रिया, दीपा, आंचल, अपूर्वा। मंजय कह रहा है कि सर्च गूगल पर, अंडा पहले आया मुर्गी। बिल्कुल नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं है आपके पास में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी पढ़ लो, वही बहुत है। रिवीजन कर लो, बैकलॉग क्लियर कर लो। चलो, इमीडिएट क्वेश्चन ये है कि विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। हालांकि हम इसे केमिकल एवोल्यूशन जूलॉजी में पढ़ेंगे, पर यहां कुछ हाइलाइट्स दे रहे हैं। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, इसीलिए आरएनए। बट क्योंकि आरएनए रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, इसीलिए डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए और डीएनए मोर स्टेबल हो गया, डबल स्ट्रैंडेड था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग थी, और इसीलिए डीएनए को नेचर ने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, टाइप्स ऑफ आरएनए और आरएनए वर्ल्ड। मेजरली हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ आरएनए और आरएनए वर्ल्ड की बात कर ली है। चलिए, अब हम फर्स्ट प्रोसेस की शुरुआत करेंगे, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना सीखेंगे, फिर डीएनए से आरएनए बनाना सीखेंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना सीखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। कार्बन कॉपी बनेगी डीएनए की, सीता और गीता, अंजू और मंजू, और वो कौन था जुड़वा में, पुरानी वाली जुड़वा में, राजा और प्रेम। कार्बन कॉपी लिखिए प्लीज, डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा 40-40 मिनट पहले क्लास छोड़ने लगी तो करवा दिया मैंने सिलेबस आपका टाइम पर, समझाते हुए, लिखवाते हुए। मैम लिखवा भी दो क्लास में, समझा भी दो, एनसीईआरटी भी आप ही मार्क कराओ, और 40-40 मिनट्स क्लास जल्दी भी छोड़ दो। चलो, सो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना, कार्बन कॉपी डीएनए। पिक्चरें मत देख लेना बात जाके सारी। सीता और गीता हेमा मालिनी की जबरदस्त मूवी है, बट अभी नहीं देखना। अंजू और मंजू, श्रीदेवी चालबाज। जय और वीरू नहीं बेटा, वो जुड़वा थोड़ी थे। जय और ना मुन्ना ना। चलो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उस समय उन्होंने बताया था, अभी बनाना मत, कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर इस पर ए है तो यहां टी होगा, अगर यहां सी है तो यहां जी होगा, यहां 2 और यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो एक्चुअली अगर हमें एक स्ट्रैंड पर मालूम है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वी कैन प्रिडिक्ट ऑन अनदर स्ट्रैंड। हमने इसे हॉलमार्क ऑफ डीएनए भी कहा था, डीएनए स्ट्रक्चर। सो वाइल गिविंग डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, लिखिए प्लीज, while giving double helix model of DNA, double helix model of DNA, दोनों साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन, क्रिक एंड वॉटसन बेसिकली, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने सेंट्रल डॉगमा भी दिया था बेटा, क्रिक जी ने, एंड जेम्स वॉटसन, जेम्स वॉटसन, Francis Crick and James Watson gave scheme of DNA replication। मुझे बहुत ध्यान से सुनो बेटा, एक्चुअली ऐसे ही होता है। वो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, मैं सिखाऊंगी सब धीरे धीरे मस्त तरीके से। एक पेरेंट इधर चला गया, एक पेरेंट इधर चला गया। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो एंजाइम एक और स्ट्रैंड बनाएगा नया। ए है तो सामने टी लाएगा, जी है तो सामने सी लाएगा, सी है तो सामने जी लाएगा, ए है तो टी लाएगा, टी है तो ए लाएगा, और इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री एक न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। तो ये बातें वॉटसन एंड क्रिक जी ने ऑलरेडी बताई थी कि इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे,
बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। हम सब सीखेंगे बेटा, हम सब धीरे धीरे सीखेंगे। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, और बेटा ये एक था, ये दूसरा था, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस पर भी नया बनेगा, इस पे भी नया बनेगा। जरा यस या नो लिखकर बताओ, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, इस पर भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, इस पर भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो क्या ये दोनों पेरेंट वाले डीएनए की कार्बन कॉपी होंगे? यस या नो? क्या आप समझ पा रहे हैं? दे एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, इन पर नया स्ट्रैंड बनेगा, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेंगे बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेंगे। सिंपल। ऑन विच न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए is synthesized. बनाना मत, इमेजिन करो अगर यहां A था, यहां T था, यहां C था, यहां G था, ये दूसरा वाला था, तो यहां T होगा, A होगा, G होगा, C होगा, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, इस पर नया बनेगा, इस पर भी नया बनेगा। यहां A के सामने T, T के सामने A, C के सामने G, G के सामने C, या T के सामने A के सामने T, G के सामने C, C के सामने G। तो देखो ना, ये पेरेंट जैसे ही तो हो गया, ये कार्बन कॉपी तो हो गए, पेरेंट की भी कार्बन कॉपी है, आपस में भी कार्बन कॉपी है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यही तो बात कर रहे हैं हम। आ रहा है समझ में? यानी जो नया डीएनए बनता है, हर डीएनए के अंदर, ईच डीएनए, उसके अंदर बेटा ये वाला एक पेरेंट स्ट्रैंड है, ये और ये पेरेंट, ये पुराने वाले डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये न्यू स्ट्रैंड्स बने हैं। हर डीएनए के अंदर बेटा एक पुराना स्ट्रैंड आया है पेरेंट का, और एक नया है जो एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर सिंथेसाइज करेगा। हर डीएनए के अंदर वन पुराना स्ट्रैंड है जिसे पेरेंट या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और एक नया स्ट्रैंड है जो एंजाइम फॉर्म करेगा, वन न्यू स्ट्रैंड बनेगा। टोटल 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। कितने स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? एक पेरेंट का होगा, एक नया होगा। जरा मुझे थम्स अप दे दो, कितनों को ये बात समझ में आ गई है? कितनों को ये बात समझ में आ गई है? सचिन आ गई है, बहुत बढ़िया। यानी 2 में से एक नया है और एक पुराना है स्ट्रैंड। अगर दोनों पुराने होते, बेटा सुनो ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता था ये दोनों पुराने हैं, एंजाइम आता, इसका भी एक अलग बनाता, इससे भी एक अलग बनाता, उन दोनों को जोड़ देता, तो ये पुराना ऐसा का ऐसा रहता, और नए में दोनों नए आते। पर ऐसा नहीं होता, ये दोनों अलग होते हैं। इस पर भी 1 न्यू बनता है, इस पर भी 1 न्यू बनता है। यानी नए डीएनए में एक पुराना है कंजर्व्ड और एक न्यू है, तो पूरा कंजर्व्ड नहीं है, एक कंजर्व्ड है, एक कंजर्व्ड नहीं है। यानी इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एक स्ट्रैंड कंजर्व है, मम्मी पापा से आया है, तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। 1 पेरेंट स्ट्रैंड कंजर्व है और 1 न्यू बना है, तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब एक नया स्ट्रैंड है और एक पुराना स्ट्रैंड है। यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ ये तो हम कह रहे हैं, पर साइंस कहने पे नहीं जाती, साइंस को चाहिए प्रूफ। यानी अब हम देखेंगे इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे किया था। हेडिंग लिखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन।
डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे ही होता है, एक नया स्ट्रैंड बनता है, एक पुराना स्ट्रैंड रहता है। इस बात का अब हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे, ऐसे ही नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में हुआ था, जरा बताइए। तो ये प्रूफ दिया था सबसे पहले मेसल्सन एंड स्टाल ने। मेसल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई बैक्टीरिया में बताया था। मेसल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई बैक्टीरिया में बताया था, यानी प्रोकैरियोट। बेटा हमारे में भी ऐसे ही होता है, यूकैरियोट्स में भी ऐसे ही होता है। बहुत बढ़िया, सबके सही आंसर्स आ रहे हैं। हर्शे एंड चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत बढ़िया। बेटा सबसे पहले मेसल्सन एंड स्टाल ने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी पुराना स्ट्रैंड होता है, एक नया बनता है। 6 साल बाद, हर्शे एंड चेज के 6 साल बाद, यानी इन 1958। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो डायरी या रजिस्टर बनाया हुआ है, वहां पर ये इंपॉर्टेंट नेम और ईयर चला जाएगा। मेसल्सन एंड स्टाल 2 साइंटिस्ट हुए ई कोलाई बैक्टीरिया में 1958 में। इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। नोट करिए प्लीज। बनाइए, बहुत बढ़िया बेटा। आदर्श, यामिनी, वामिका, समृद्धि, मानसी, राशि, एकता, बहुत बढ़िया। चल नाउ दे यूज्ड, अब बड़ा ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन। हर्शे एंड चेज ने फॉस्फोरस और सल्फर P32S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए थे। बेटा रेडियो एक्टिव मतलब एक्सरे डालने पर शाइन मारेंगे। इन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स यूज करेंगे, हम देखेंगे अभी कैसे। पर वो रेडियो या नॉन रेडियो नहीं, दोनों नॉन रेडियो एक्टिव हैं, पर एक थोड़ा भारी है, एक थोड़ा हल्का है, एक हैवी है और एक लाइट है। मैं फिर कह रही हूं, इन्होंने रेडियो या नॉन रेडियो नहीं, इन्होंने हैवी एंड लाइट, एक थोड़ा हल्का वाला नाइट्रोजन है, एक थोड़ा भारी नाइट्रोजन है। N15 एटम्स एंड N14। मैं फिर कहती हूं, ये हैवी आइसोटोप है, दोनों ही नॉन रेडियो एक्टिव है बेटा, उससे कोई लेना देना नहीं है, रेडियो एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। वो हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में था। यहां पर 15 वाला भारी होगा, ज्यादा एटम्स हैं, 14 वाला हल्का होगा। हाँ, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, बिल्कुल। अब अगर आप भारी और हल्का कुछ देख रहे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप लाइट, हैवी इसमें डिफरेंस कर पाओगे। तो इन्होंने भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, बहुत तेज रोटेशन पर मिनट, मैं भी सब सिखाऊंगी। उसमें सीजियम क्लोराइड डाला था, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। सो दे यूज्ड सीजियम क्लोराइड, मैं अभी सब सिखाऊंगी। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, हैवीनेस के बेसिस पर हम प्रूफ करेंगे दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, है ना। डेंसिटी ग्रेडियंट, पूरा नाम लिख देती हूं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लीज नोट कर लीजिए। और अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब एक न्यू पेज ले लो और मुझे जितना अटेंशन दे सकते हो दे दो, जितना अटेंशन दे सकते हो दे दो, और बड़ा ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूं। सुनो, देखो नॉर्मली जो नाइट्रोजन होती है, लिखना मत, वो 14 होती है नॉर्मली, ठीक है।
नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस के अंदर आएगी, एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, और फिर वो शुगर और फॉस्फेट के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड, और वो आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ऐसे करके डीएनए बनेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, N15 वाली नाइट्रोजन मीडियम में डाल दी। ई कोलाई बैक्टीरिया था, ठीक है, अभी बनाना मत, ई कोलाई बैक्टीरिया था, और यहां मीडियम में N15 डाल दी। जब इसके अंदर डीएनए डबल होगा तो डीएनए को डबल होना है, यानी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बननी है, यानी नई नई नाइट्रोजन बेसिस बनानी है, उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। वो नाइट्रोजन कहां से लेगा, ये मीडियम से लेगा। तो धीरे धीरे कर इस ई कोलाई के अंदर जितना भी डीएनए था, उन सब के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स थी, उसमें जो नाइट्रोजन बेसिस थी, उन सब में N15 वाली नाइट्रोजन आ गई। ये करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनको जितना भी टाइम लगा पर इन्होंने कर दिया। यानी अब जो डीएनए था ई कोलाई के अंदर, उसमें दोनों N15 पूरे डीएनए के अंदर, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 वाली नाइट्रोजन थी। इतना समझ में आया तो एक थम्स अप दो, इतना समझ में आया तो एक थम्स अप दो। यानी दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 था। अब देखो, 3 कंडीशन हो सकती है, सुनो। अभी या तो दोनों स्ट्रैंड्स में 15 वाली हो, या दोनों में 14 वाली हो, या एक में 14 हो और एक में 15 हो। जरा सोच के बताओ, सबसे हैवी सिचुएशन कौन सी है, बोथ 15, बोथ 14, या 115 और 114? सबसे हैवी सिचुएशन कौन सी होगी, जरा सोच के बताइए। चैट बॉक्स में मैं वेट कर रही हूं। 14 लाइट है, 15 हैवी है। अगर दोनों 14 हुई तो सबसे लाइट, हल्का, और एक 15 एक 14 हुई तो बीच का, और दोनों 15 हुई तो हैवी, यानी ये एकदम हैवी डीएनए था, हैवी डीएनए। तो उन्होंने ऐसे करके ऐसे ई कोलाई बना लिए जिनके अंदर हैवी डीएनए आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इस ई कोलाई को उठाकर N14 के मीडियम में डाल दिया। इस ई कोलाई को उठाया, इसके अंदर 15 है सारा, और इसे 14 के मीडियम में डाल दिया। यानी उन्होंने इस ई कोलाई को N14 के मीडियम में डाल दिया, N14, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन जब इसके अंदर डीएनए डबल होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड बनानी है, न्यू नाइट्रोजन बेसिस चाहिए, तो ये N14 मीडियम से उठाएगा। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता कि सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है, कुछ नहीं पता। 20 मिनट बाद क्या होगा बेटा, 20 मिनट का मतलब है रेप्लिकेशन। 20 मिनट्स में पूरा डीएनए डबल हो जाता है ई कोलाई के अंदर। मुझे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं ये अलग हुआ होगा, ये अलग हुआ होगा, ये अलग हुआ होगा, ये अलग हो गया होगा, यही हुआ होगा। अच्छा, इनके अंदर तो 15 है, ये सेपरेट हो गई, ये सेपरेट हो गई। इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, उस पे जो नाइट्रोजन बेसिस है, वो 15 वाली है। बट जो न्यू स्ट्रैंड बना होगा, उसके लिए न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनानी है, न्यू नाइट्रोजन बेस बनानी है, वो ये वाली नाइट्रोजन पिक करी होगी बैक्टीरिया ने, एंजाइम ने। यानी जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 14 वाला बनेगा, जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 14 वाला बनेगा, क्योंकि न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यू नाइट्रोजन बेस चाहिए, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, उसके लिए मीडियम से ही तो नाइट्रोजन उठाएगा। और अब हमने मीडियम में 14 वाली नाइट्रोजन दी है। उन्हें अभी कुछ नहीं पता बेटा, ये सब मैं समझाऊंगी, अभी मैं सिखाऊंगी, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूं। यानी अब
1 स्ट्रैंड के अंदर N15 है इस डीएनए में, इसमें भी, और अदर के अंदर N14 है। यानी इसका वजन अब इतना हैवी नहीं है, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये हैवी है, पर ये बीच का है, यानी हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, 1N15 1N14। ये पहला रेप्लिकेशन था, फर्स्ट रेप्लिकेशन। उन्होंने इसे N14 में ही रहने दिया, उन्होंने इसे N14 में ही रहने दिया, N14 में ही रहने दिया। 20 मिनट्स और वेट करा, 20 हो चुका है, यानी अब टोटल 40 मिनट्स हो गए हैं। फिर से सारा डीएनए डबल हो गया होगा। अब सुनो क्या हुआ होगा, सुनो, देखो सुनो, ये दोनों अलग हुए होंगे, ये अलग और ये अलग, ऐसे ही ये दोनों भी अलग हुए होंगे, ये अलग और ये अलग। ये 14 वाले थे, ये 15 वाले थे। पेरेंट स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए होंगे। अब न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यू नाइट्रोजन बेस, न्यू न्यूक्लियोटाइड, न्यू नाइट्रोजन चाहिए, वो मीडियम से उठाएगा। मीडियम के अंदर तो 14 है, यानी जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो सारा 14 वाला बनेगा, क्योंकि मीडियम के अंदर 14 है, तो सबके ऊपर जो न्यू स्ट्रैंड बनेंगे बेटा वो 14 वाले ही बनेंगे। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ रही है कि हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे जरा थम्स अप भेज दो। यानी ऐसे करके ये 4 डीएनए बन गए। पहले 1 डीएनए से 2 डीएनए बने, फिर इस 2 डीएनए से 4 डीएनए बने। पहले 1 डीएनए, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, इस पे भी नया बना, इस पे भी नया बना, तो 1 से 2 बन गया। अब ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, और चारों पे, ऑल 4 पे न्यू स्ट्रैंड्स बने, तो 4 डीएनए बन गए 20 मिनट्स के बाद। नाउ ये वाले जो दोनों हैं, दिस एंड दिस, इनमें दोनों N14 है, दोनों N14 है, इनमें बोथ स्ट्रैंड्स N14। यानी स्टूडेंट्स अगर ये सबसे भारी था दोनों N15, ये बीच की सिचुएशन थी, एक 14 एक 15 यानी हाइब्रिड, तो ये लाइट डीएनए हो गए, क्योंकि बोथ स्ट्रैंड्स जो हैं वो हैं N14, ये लाइट डीएनए हो गए। लेकिन अगर हम इन्हें देखें, ये फर्स्ट एंड थर्ड, इनके अंदर 115 114, इसके अंदर भी 115 114, 115 एंड अदर 14, यानी ये हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए। मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, अभी सब समझाऊंगी उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया था, मैं सब समझाऊंगी। यानी यहां पर 1 हैवी था, उससे 2 हाइब्रिड बने, और यहां पर 2 हाइब्रिड बने और 2 लाइट बने। उन्होंने इन ई कोलाई को अभी भी N14 में ही पड़े रहने दिया, इसे उन्होंने अभी भी N14 में ही पड़े रहने दिया, N14। और 20 मिनट्स निकले, यानी टोटल 60 मिनट्स हो गए। एक और बार रेप्लिकेशन होगा। अब क्या होगा, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं, बड़ा ध्यान से सुनो। ये सारे अलग हो जाएंगे,
2 तो N15 वाले हैं और 6 N14 वाले हैं। क्या कहानी बनेगी? 2 N15 वाले हैं और बाकी 6 N14 वाले हैं, बाकी 6 N14 वाले हैं। और जो न्यू बनेगा वो 14 वाला बनेगा, क्योंकि मीडियम के अंदर हमने 14 दे रखी है। बेटा सिंपल सी बात है, मीडियम के अंदर जो भी है उसी से नया बनेगा, क्योंकि मीडियम के अंदर जो भी है उसी से न्यू बनेगा। सिंपल सी बात है। यहां पर भी जो न्यू बनेगा वो 14 से बनेगा, न्यू वाला 14 से बनेगा, न्यू वाला 14 से बनेगा। यानी ये वाले जो दोनों बनेंगे 2, ये हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड। और ये वाले जो बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 लाइट डीएनए बनेंगे। कितने स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया? जरा मुझे थम्स अप भेज दो। पहले 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ये माइटोसिस की तरह है। पहला अगर हैवी थे पूरा दोनों 15, आपने अगर 14 के अंदर डाला है तो 15 के ऊपर भी 14, 15 के ऊपर भी 14, यानी 2 हाइब्रिड बने। अब ये सब अलग अलग हो गए तो 2 हाइब्रिड और 2 लाइट बने, और फिर आपने 14 में ही रखा है तो 2 हाइब्रिड और 6 लाइट बने। कितने लोगों को यहां तक समझ आ गया? जरा यस या थम्स अप दे दीजिए। आया समझ में? अब सुनो, अब सुनो, जब इस डीएनए को आप एक ट्यूब के अंदर डालो, टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सीजियम क्लोराइड डाल दो। यहां पर भी इस डीएनए को आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, इसके अंदर सीजियम क्लोराइड डाल दो, और यहां पर भी इन डीएनए को आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो और सीजियम क्लोराइड डाल दो। बड़ा ध्यान से सुनना, ये हैवी है बेटा। ये टेस्ट ट्यूब एक्चुअली ऐसा है, ऐसा मैंने इसे ऐसा कर दिया, तो जो भारी है, भारी, वो सबसे नीचे बैठा, सबसे नीचे, ऐसा उन्हें नीचे बैंड मिला हैवी में, और यहां पर बीच में बैंड मिला क्योंकि इसका वेट हैवी और लाइट के बीच में है। और यहां क्या हुआ? यहां पर उन्हें बीच में भी बैंड मिला क्योंकि हाइब्रिड भी है, और ऊपर भी बैंड मिला क्योंकि लाइट है। यहां पर हैवी भी हाइब्रिड मिला बीच में, 2 हाइब्रिड है, और लाइट भी मिला यानी ऊपर की तरफ भी मिला। यहां पर केवल बीच में बैंड मिला, बीच में, और यहां पर तो एकदम बॉटम पे बैंड मिला क्योंकि हैवी है, बॉटम पे हैवी। ये हाइब्रिड है, ये लाइट और हाइब्रिड है। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसको, इस पूरे को अभी भी N14 में डला रहने दूं, N14 में डला रहने दूं, और मैं और 20 मिनट्स यानी 80 मिनट्स बाद देखूं एक और रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे कितने लाइट डीएनए मिलेंगे, कितने हाइब्रिड डीएनए मिलेंगे, और कितने हैवी डीएनए मिलेंगे। मुझे अभी आंसर चाहिए, बताइए कितने लाइट, कितने हाइब्रिड और कितने हैवी डीएनए मिलेंगे। सोचो सोचो, ये सब अलग अलग हो जाएंगे पहले, और नया वाला स्ट्रैंड 14 का बनेगा। ये अलग हो गया, इस पे नया 14, 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 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ये 14 जो अलग होंगे ये सारे लाइट बनेंगे। 14 14 14 14 14। और ये जो 15 15 वाले अलग होंगे इन पर भी 14 बनेगा, यानी 2 हाइब्रिड बनेंगे। 15 14 बोलो या 14 15 एक ही बात है। 2 हाइब्रिड बनेंगे, 14 लाइट बनेंगे, टोटल 16 बनेंगे। 8 बने थे उसके बाद 16 बन जाएंगे। अच्छा मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट करूं, चलो अगली क्लास में ट्विस्ट अगली क्लास में। अब बेटा आप कहोगे मैम हम समझ गए, पर उन्हें कैसे समझ आया था? अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल कंसंट्रेशन, क्योंकि अब मैं वो बात बताने वाली हूं जो एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं बताएगी। एनसीईआरटी ने ये बताया कि उन्होंने 2 आइसोटोप्स लिए, नाइट्रोजन 15 14 हेवी लाइट, सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। पहले दोनों हेवी वाला लिया, उन्होंने 3 बार रेप्लिकेट कराया था, 20 मिनट्स 40 मिनट्स 60 मिनट्स बाद, यानी हर 20 मिनट बाद। और उन्होंने N14 में डाल के रखा था, तो उन्हें पहले हेवी मिला और फिर हाइब्रिड मिला, फिर लाइट एंड हाइब्रिड मिला। एनसीईआरटी ने यह बता दिया, पर कैसे? आओ अब आपको समझाती हूं, अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सुनो बेटा, सुनो, सपोज डीएनए रेप्लिकेशन, आप नीचे लिख लेना, नीचे लिख लो, कोई बात नहीं है, इज कंजर्वेटिव। इसके पहले साइंटिस्ट कंजर्वेटिव मानते थे। बेटा अगर कंजर्वेटिव है, बड़ा ध्यान से सुनो, तो उन्होंने 15 15 यानी हेवी लिया था और उसे 14 के मीडियम में डाला था। बेटा अगर ये कंजर्वेटिव होता, मतलब ये डीएनए तो ऐसा का ऐसा रहता, ऐसा का ऐसा, पेरेंट ऐसा का ऐसा रहता, और जो नया डीएनए है वो पूरा नया बनता, पूरा, मतलब एक डीएनए ऐसा का ऐसा रहता और एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता, उसमें दोनों 14 आते, ये पेरेंट वाला रहता, इसमें बोथ पेरेंट स्ट्रैंड्स हो जाते और इसमें बोथ न्यू स्ट्रैंड्स हो जाते। अगर कंजर्वेटिव होता जैसा कि साइंटिस्ट मानते थे, ठीक है, अगर ऐसा होता तो बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, जब वो सेंट्रीफ्यूगेशन करते यहां फर्स्ट रेप्लिकेशन 20 मिनट्स के बाद, तो उन्हें टेस्ट ट्यूब में क्या मिलता? उन्हें टेस्ट ट्यूब के अंदर एक हेवी और एक लाइट, यानी उन्हें यहां एक बैंड मिलता और यहां एक बैंड मिलता, एक हेवी मिलता और एक लाइट मिलता, पर उन्हें मिला क्या? हाइब्रिड। इससे प्रूफ होता है हाइब्रिड मिला, बीच में बैंड मिला, यानी वो 15 15 अलग हो गए होंगे और नया वाला 14 बना होगा, तभी हाइब्रिड मिला। कितने स्टूडेंट्स को ये बात कभी समझ नहीं आई थी और आज समझ में आ गई कि आखिर इन बैंड्स से कैसे प्रूफ होता है डीएनए रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव। बताइए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल ये बात हुई ना, ये बात हुई। अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता तो 15 15 वाला डीएनए एज इट इज रहता, एक भारी बैंड मिलता नीचे आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन आफ्टर 20 मिनट्स, और न्यू वाले में दोनों नए स्ट्रैंड्स बनते, न्यू वो 14 14 यानी लाइट, तो एक हेवी और एक लाइट मिलता, पर मिला हाइब्रिड। ये प्रूव करता है दैट सेमी कंजर्वेटिव है। इसी तरह से अगर फिर 20 मिनट अगर कंजर्वेटिव होता बेटा, तो ये तो एज इट इज रहता, ये भी एज इट इज रहता, और नया वाले दोनों 14 14 बनते, यानी एक हेवी रहता,
ये लाइट रहता और दोनों नए भी लाइट बनते, क्योंकि आप 14 में डाल रहे हो, तो एक हैवी और 3 लाइट बनते, पर मिले थे 2 हाइब्रिड और 2 लाइट। मजे आ गए? क्या बात है यार, क्या बात है। ये दिमाग लगा था मेसेल्सन एंड स्टाल का 1958 में। कंजर्व का मतलब है बेटा ओरिजिनल डीएनए वाला बात कर रहे हैं, स्ट्रैंड जिससे डबल हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। आ गया आनंद? चलो बस इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। इसके जबरदस्त क्वेश्चंस कल करेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो अकॉर्डिंग टू आपने मीडियम में 14 डाली है या 15 डाली है उस पर बेस्ड होगा। ये मेसेल्सन एंड स्टाल जी का तरीका था, उन्होंने जो किया था। प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी एवरीबडी। कराऊंगी क्वेश्चंस, कल कराऊंगी। समझने पे तो ध्यान दो यार, आनंद आ जाना चाहिए, दिल खुश हो जाना चाहिए। देखो ये पेरेंट है, पेरेंट, दोनों रेड वाले ये पेरेंट डीएनए है पूरा का पूरा। सबसे पहले इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे, ये दोनों पेरेंट के हैं, और जो न्यू बना ये ब्लू वाला बन रहा है, ये न्यू बन रहा है, ये ब्लू वाला न्यू स्ट्रैंड है, नया स्ट्रैंड है, और रेड वाला पेरेंट या टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यानी डीएनए के अंदर जो जब भी डीएनए बनेगा एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा पेरेंट का और एक नया बनेगा। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था सेमी कंजर्वेटिव, उन्होंने स्कीम बताई थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मेसेल्सन एंड स्टाल ने किया था। नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, रुको, ये नहीं अभी नहीं, कल 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 करेंगे। अभी तो एनसीईआरटी निकालो बेटा, एनसीईआरटी निकालो एवरीबडी, करो मेरे साथ। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है। वाइल प्रपोजिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज कर दी थी स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उन्होंने बताया था कि आखिर क्या कॉपिंग मैकेनिज्म है जेनेटिक मटेरियल का। वॉटसन एंड क्रिक 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। दोनों स्ट्रैंड्स पहले सेपरेट होंगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे, उनके ऊपर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। यानी हर मॉलिक्यूल के अंदर, डीएनए के अंदर एक पेरेंट और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। इसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, सबसे पहले ये ई कोलाई के अंदर दिया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में। एक एक वर्ड मार्क करो मेरे साथ। उन्होंने ई कोलाई को N15 में डाला, अमोनियम क्लोराइड मतलब नाइट्रोजन बेसिकली। N15 हैवी आइसोटोप है, यही है नाइट्रोजन का सोर्स कई जनरेशंस तक। फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि N15 सारे के सारे डीएनए में आ गई, यानी सारा का सारा डीएनए हैवी डीएनए बन गया। सारा डीएनए ऐसा बन गया, सारा डीएनए। नाउ उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन सीजियम क्लोराइड यूज करके डेंसिटी ग्रेडियंट किया था। प्लीज नोट N15 का रेडियो एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, डेंसिटी हैवीनेस के आधार पर यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब इसके बाद उन्होंने इसे एक मीडियम में ट्रांसफर करा जहां पर N14 है। अब क्या हुआ, उन्होंने डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में, यानी 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स के बाद में सैंपल्स लिए। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, वो रिजल्ट्स यहां शो हो रहे हैं। देखिए, पहले दोनों N15 हैं तो हैवी बैंड बना, हैवी। 20 मिनट के बाद क्योंकि 14 वाले मीडियम में डाला है, 15 अलग हो गए, उन पर 14 बने। एक डीएनए के अंदर 14 दूसरे के अंदर भी 14 यानी 2 हाइब्रिड बने, यानी बैंड बीच में बना। ये बैंड नीचे बना था, ये बैंड बीच में खिसक गया। और फिर 20 यानी 40 मिनट्स के बाद में 15 अलग हो गए, 14 अलग हो गए, और अभी भी उन्होंने 14 के अंदर ही डालकर रखा था, तो 2 लाइट बने
और 2 हाइब्रिड बने, 2 लाइट बने, 2 हाइब्रिड बने, यानी हाइब्रिड बीच में बैंड मिला और लाइट हल्का ऊपर की तरफ बैंड मिला। मेसल्सन एंड स्टाल ने डीएनए सेपरेट करे हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड। और मैंने आपको यह भी समझा दिया कि अगर कंजर्वेटिव होता तो क्या होता और कैसे उन्होंने दिमाग लगाया था। नाउ डीएनए जो एक्सट्रैक्ट किया गया 20 मिनट्स के बाद में, उसके अंदर हाइब्रिड मिला या इंटरमीडिएट डेंसिटी मिली, जो 40 मिनट्स बाद उन्होंने देखा, यानी सेकेंड जनरेशन में उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट मिले। 2 लाइट मिले थे, 2 हाइब्रिड मिले थे, ये बात कर रहे हैं। इन्होंने फिर हमसे पूछा अगर 80 मिनट्स तक ग्रो करेंगे तो क्या होगा, आपने बता दिया 14 लाइट और 2 हाइब्रिड मिलेंगे, 14 लाइट एंड 2 हाइब्रिड मिलेंगे। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। बेटा बिल्कुल ध्यान रख लेना कि इन्होंने कई जनरेशन्स तक पहले 15 में डालकर पूरा हैवी किया था और फिर बार बार इन्होंने 14 में ही डाल के रखा था। N14 किस फॉर्म में लोगे बेटा, अमोनियम क्लोराइड डालते थे और N14 थी। अमोनियम क्लोराइड डालेंगे हर जगह, उस अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 14 वाला डाला था। तो आप कंफ्यूज मत होना, अमोनियम क्लोराइड ही डालेंगे पर नाइट्रोजन 14 वाला है। अमोनियम क्लोराइड ही डालेंगे, नाइट्रोजन अकेली थोड़ी डाल सकते हो, पर N14 वाली है। ये इन्होंने किया था और ऐसे करके इन्होंने पता लगाया था कि सेमी कंजर्वेटिव है। चल डन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। सो मुझे जरूर 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 ऐप पर बताना सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय मेसल्सन एंड स्टाल पढ़कर कैसा लगा, मजे आए या नहीं आए। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पढ़ती थी मुझे कभी समझ नहीं आया था कि उन्होंने पता कैसे किया। ये पता चल गया ऐसा 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 होता है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, पर उनके दिमाग में कैसे आया ये सब देखकर कि सेमी कंजर्वेटिव है, मुझे कभी समझ नहीं आया था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूं ये समझने में। अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी रीड करना, कल स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और कल इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और डबल ट्रिपल मजे आएंगे। लव यू ऑल, लव यू लॉट्स। पढ़ते रहो, मजे से पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ते रहो। मुझे ऐप पे जरूर बता देना, पीडब्ल्यू का ऐप बेटा, आपके उस पे मतलब कमेंट कर देना आपके वीडियो पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय एवरीबॉडी। आज पोल नहीं हुआ है, कल करेंगे अपन। बाय, टेक केयर।